हेलो नमस्कार साथियों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर यानी बीपीएससी जीएस पॉइंटर की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। यहाँ से चलिए पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति के 17% है। यह लगभग 17.7% है। यहाँ प्रश्न में भी एक और प्रश्न है जो कि है भारत का क्षेत्रफल संसार का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। और संपूर्ण मानव जाति का लगभग 17% है, यानी 17.7%। एग्जैक्ट इतना ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत विस्तृत है, इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर भारत का जो डायमेंशन देखा जाए तो सबसे मतलब कि उत्तरी अक्षांश में कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। यह आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मध्य के समय में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा का। 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है, अर्थात ग्रीनविच मीडियन टाइम में अगर 12 बजता है तो भारत में 12, अगर दोपहर का 12 बजता है तो भारत में 5:30 बजे शाम होता है। 5.5 घंटा आगे हो जाता है भारत। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। लंबाई की बात करें तो 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा है। कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे सटे हुए हैं, तो याद रखेंगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी राज्य और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल भारत और चीन के बीच सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यह कथन सही है। एक और कथन सही है इसमें, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिघनिति में हुई, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। ये दोनों कथन भी सही है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। क्या किस रूप में वर्णित किया गया है? जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है गंगा का मैदान, गंगा का पठार को। नेक्स्ट है, हिमालय के पर्वत पादीय प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो उसे शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक युग में, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई है, यानी अटल सुरंग जो रोहतांग दर्रा जिसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश से, इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल से पार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो नीलगिरी की पहाड़ी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी पर। नेक्स्ट है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते वह निम्नलिखित पहाड़ियाँ अवस्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत रखा गया है, कहाँ पे है? अरब सागर के तल में, बम्बई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर है। नाम याद रखेंगे इसका, रमन सागर पर्वत। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो सह्याद्री कहा जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डामम पहाड़ियाँ, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है, तो कार्डामम पहाड़ियाँ है। कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं होती है, तो गिरनार के पर्वत पर चाय की बागान नहीं है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च
चोटी है और ये कहाँ पड़ती है, तो ये अभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पीओके में है। अगर पूछे कि भारत में अभी वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। जो जिला रोहतांग, नाथुला और खैबर में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो नाथुला जो है वह सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूरब में। हिमालय में हिम रेखा 4300 से 6000 मीटर पूरब में होती है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए, तो सेनोज़ोइक महाकल्प में अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दंडकारण्य पठार जो है दंडकारण्य क्षेत्र जो है यह आपको छत्तीसगढ़ में भी आता है, उड़ीसा में भी आता है और कुछ यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी आता है। चलिए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विस्तारित है दंडकारण्य पठार। नेक्स्ट प्रश्न है, यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं माना जाता है। चलिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो टोटल 36 द्वीप है। याद रखेंगे यहाँ पे एक पराली द्वीप था जो कि अब डूब चुका है, पानी के अंदर जा चुका है। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, जिसमें एक पराली द्वीप अब डूब चुका है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल भित्ति का है। परवाल भित्ति उत्पन्न का है लक्षद्वीप। इस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र का एक भाग है, संभाग है, और यह अक्सर सूखाग्रस्त रहने के कारण से भी चर्चित रहता है। पाट यानी अंचल जो है अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तिलैया रेडियो पर संगीत की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है, तो झुमरी तिलैया झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। सही अवरोही क्रम अगर इस विकल्प में देखा जाए तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद से आंध्र प्रदेश और फिर बिहार हो जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़े राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र आ जाता है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो ये बिहार राज्य है। जनसंख्या में याद रखेंगे भारत में इसके स्थान कौन सा है, जनसंख्या में तीसरा है, वहीं क्षेत्रफल में यह 12वां स्थान है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो 7 जो है राज्यों से घिरा हुआ है। भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ जिला सबसे बड़ा है। भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी क्षेत्रफल पूछा जाए सबसे बड़ा कि कौन सा है, तो इसमें कच्छ का सबसे बड़ा हो जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर। बीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते थे, गुजरात की राजधानी कहाँ है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में इस प्रकार के द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः दक्षिण भारत में पाई जाती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। हरियाणा में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है।
नेक्स्ट है बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गारो पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है, वहाँ पे बोडो जनजाति निवास करती है। गारो जनजाति असम की है, असम के भी में पाई जाती है, मेघालय में पाई जाती है और मिजोरम में भी पाई जाती है। भील जाति पाई जाती है, तो भील महाराष्ट्र में पाई जाती है। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है। टोडा जो है केरल में नहीं है, टोडा जनजाति केरल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है भरमौर जनजाति क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के में स्थित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। गंगा के जलोढ़ मृदा की लंबाई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के लगभग 6000 मीटर तक होती है। किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलके, भागीरथी इधर से आती है, अलकनंदा इधर से आती है और ये दोनों मिलती है जहाँ पे उसे देवप्रयाग कहा जाता है। और नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी वाहन नदी कौन सी है? तो गंगा है। गंगा की भारत में कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे 2525 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बराकर और उत्तरी कोयल, बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? याद रखेंगे पुनपुन नदी गंगा में फतुहा के पास आके मिलती है। ये बिहार बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यारलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसको 3 नामों से जाना जाता है मुख्य रूप से। तिब्बत के क्षेत्र में इसे यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है। भारत में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र, और यही नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानसरोवर की झील के पास ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल है, सतलज भी वहीं से निकलती है और सिंधु भी वहीं से निकलती है। मानस नदी इस नदी की उपनदी है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, नर्मदा जो है भ्रंश द्रोणी यानी फॉल्ट टॉप से होकर बहती है। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है अमरकंटक से। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखेंगे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद भी इन तीनों राज्यों के लेके ही हैं। तेल नदी सहायक नदी है महानदी की, महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला है अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। यह कथन बिल्कुल सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। यह कथन भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण के कारण बनती है। यह कथन गलत है। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है, तीसरा जो है कथन गलत है। आगे अगला प्रश्न है भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ इस क्षेत्र में बहती है। सही उत्तर हो जाएगा लाहौल। लाहौल के क्षेत्र में चंद्रा और भागा नदियाँ बहती है जो आगे चल के दोनों मिल के चिनाब नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी भी है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी।
महानदी कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी और भारत की जो नदियाँ हैं मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में जाती है। अगर इधर जाके गिरती है तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, और इधर जो है ये अरब सागर में है, अरेबियन सी में है। तो आप लोग को याद ऐसे कर रखना है कि अरब सागर वाला याद कर लेंगे क्योंकि ये कम नदियाँ है, बाकी जो भी नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। तो अरब सागर वाला अगर आप देख लेते हैं तो बंगाल की खाड़ी आप लोग की क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है दामोदर कोयल सुवर्ण रेखा नदियाँ निकलती है छोटा नागपुर पठार से। ये तीनों नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित भूमिबंध नदी है लूनी नदी। लूनी नदी भूमिबंध नदी है, यानी ये भूमि में ही विलीन हो जाती है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बिहार में लगभग प्रति वर्ष बाढ़ का कारण बनती है। याद रखेंगे, कोसी नदी जो है उसका उद्गम स्थान नेपाल के गोसाईथान चोटी से होती है। चले नेक्स्ट है, सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदीपथ यानी नदीपथ परिवर्तन किया है तो कोसी नदी ने। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? गंडक नदी का पानी आता है त्रिवेणी नहर में। किस जिला में है? बिहार के वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण जिला में है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर में किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर ही निर्मित है। गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर शहर है गंगा के किनारे। अगला प्रश्न है, यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। उत्तरकाशी जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लीछर नदी के किनारे बसा है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पे। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की एक झील है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का नदी और लोकटक झील। लोकटक झील दोनों जो है मीठे पानी की झील है। चिल्का और लोकटक दोनों मीठे पानी की झील है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर जिला में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की गोखुर झील अगर पूछा जाए सबसे बड़ी ताज़े पानी का तो कांवर झील स्थित है। यही कांवर वेटलैंड को 2020 में इसे रामसर साइट्स के रूप में भी पहचान मिली है। दिल्ली, मुंबई, लेह और बेंगलुरु में से कौन सा सबसे बड़ा सूखा स्थान है? तो लेह जो है एक सूखा मरुस्थल है और यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है जिस कारण से इसे सबसे सूखा स्थान में रखा गया है। भारतीय मॉनसून मौसम विस्थापन से इंगित करता है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु भिन्नता का कारण है। तो उनकी जलवायु भिन्नता का क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगर एल्टीट्यूड ज़्यादा या कम होती है तो वहाँ का तापमान पे भी अंतर पड़ता है। शिमला जो है वो ज़्यादा ऊंचाई पर है, इस कारण से वहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है। अमृतसर थोड़ा सा कम ऊंचाई पे है तो कम, शिमला की तुलना में कम वहाँ पे ठंड पड़ती है। मानसून की निर्वतन इंगित करता है साफ आकाश से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। उत्तरी बिहार जो है
बिहार अगर ऐसे डिवाइड कर ले, ये उत्तरी बिहार वाला है, इसे कोपेन के अनुसार CWG में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? यह मेघालय राज्य में स्थित है। इस राज्य में जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है। यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश होती है। सही सुमेलित है। एक साइड में आपको प्राकृतिक आपदाएं मिलेंगे, दूसरे साइड में प्रदेश मिलेगा। बाढ़ जो है वह कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र में बाढ़ होती है, क्योंकि हिमालय नदियाँ इसी राज्य से ज़्यादा होकर बहती है। भूकंप, हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में यह भूकंप का जोन पाया जाता है। गिरिपाद क्षेत्र जो होता है वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मिलन है, तो इस कारण से भूकंप जोन होता है। सूखा, मध्य पूर्वी भारत जो है सूखाग्रस्त रहता है। चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा समुद्र के किनारे है। उत्तरी उड़ीसा, इस कारण से वो चक्रवात मार झेलते रहता है। नेक्स्ट है, रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का नाम रेगुर है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र के क्षेत्र में रेगुर मिट्टी है। और रेगुर मिट्टी जो है यह गन्ना की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती के लिए करेवा मिट्टी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के अवक्षेपण द्वारा निर्मित होता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। नई मिट्टी जो है उसको खादर कहा जाता है, और पुरानी कछारी मिट्टी जो होती है उसे बांगर कहा जाता है। दोमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू, चिकना कण और गाद तीनों मिलता है लोम दोमट्टी मिट्टी में। करेवा स्मृति का जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में मिलता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वनोरोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश। पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। मिजोरम में लगभग 85% क्षेत्र जो है वह वनों के अंतर्गत। प्रश्न है, पट्टिसीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। कृष्णा और गोदावरी से। पट्टिसीमा परियोजना, ध्यान रखेंगे, कृष्णा और गोदावरी से संबंधित है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु परियोजनाओं से। लघु सिंचाई परियोजनाएं जो होती है भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा करती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ निकली है? किस नदी से निकली है? तो गंडक नदी से निकली है। यह बिहार में सिंचाई के लिए नहर तंत्र का एक हिस्सा है। निम्नलिखित नहर प्रणाली में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी में बनाया गया है? तो सतलज नदी पे बनाया गया है। मयूरकाशी, मचकुंड, पल्लीवसार और शिव समुद्रम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जो है सबसे पुराना भारत का जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पे है अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड बांध इस नदी पे बनाया गया है। महानदी पे हीराकुंड बांध बनाया गया है। मैथान, बेल पहाड़ी, तिलैया बांध इस नदी पे बनाया गया है, तो बराकर नदी पे बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी है। कृषि में युग्म में पैदावार का आशय विभिन्न मौसम में दो फसल को उगाने से है। युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसम में दो फसल उगाने से है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। कौन सी एक 20वीं शताब्दी से 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो
उच्च उपज किस्म कार्यक्रम जो है 20वीं शताब्दी से 60वें दशक तक के अंतिम दौर तक हरित क्रांति प्रकृति का उचित वर्णन करता है। यह उच्च उपज की किस्म कार्यक्रम हाइब्रिड जिसे कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। हरित क्रांति जो हुआ था मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी सहायता हुआ था। ऐसे ही हरित क्रांति में चावल के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन गेहूं में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था। भारत ने द्वितीय हरित क्रांति का संबंध में सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। यह कथन सही है द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। यह कथन भी सही है। दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। कौन कौन सा घटक है? तो इसमें उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी के सभी चारों हरित क्रांति के घटक माने जाते हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है उपयुक्त सभी से, यानी हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से, सभी से है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से है काली क्रांति का संबंध। गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? ध्यान रखेंगे, यूपी में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन सा भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है? चावल। चावल का भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल माना जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम बताए तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है भारत के चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में कपास उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और उसमें भी गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? महाराष्ट्र में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों के घटते हुए क्रम का सही अनुक्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता हुआ क्रम है। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है? मूंगफली। मूंगफली जो है शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित क्षेत्र है। गुजरात जो है मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। पुलनेज का क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। भारत अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करता है चाय जो है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा उपभोग भी कर लेता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। पटसन का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? हल्जीकर और मेवाती, यह दोनों मवेशी नस्ल राजस्थान के नहीं हैं। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों राज्य लौह अयस्क से संपन्न हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब राज्य जो है वहाँ पे लौह अयस्क नहीं पाई जाती है। लौह अयस्क में बैलाडीला किसका खनन होता है? हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है उसका बैलाडीला में खनन होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क का खनन। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में चांदी की कोई अयस्क नहीं पाई जाती, यानी चांदी का कोई उत्पादन नहीं होता है।
भारत में कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक याद रखेंगे मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा उत्पादन के लिए। भारत के राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई थी रानीगंज, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड में कोयला स्थित है झरिया में। झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः पाया जाता है कोयला पाया जाता है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। निम्न कोटि का कोयला संचालन में बाधा, धुलाई, संस्थानों का उपयोग क्षमता में कमी। यह कथन सही है, यह कथन भी सही है। तीसरा कथन है, कोकिंग कोयला का आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। चौथा है, कार्य संचालन की कीमतें, ये सभी है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? चारों प्रकार की समस्याएं भारत में पाई जाती है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड। झारखंड में भूमिगत कोयले का दहन होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 और 1980 के दौरान तेल संकट यानी ऊर्जा संकट हुआ था। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। याद रखेंगे किस नदी पे है? राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है। किस राज्य में पूछा गया राज्य? तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? 11.8%। यह दिसंबर 2022 का डाटा है। 11.8% कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से भी कम थी। यह कथन गलत है। प्रश्न काफ़ी पुराना है, 47th बीपीएससी में पूछा गया था, इसलिए इसको डाटा को अपडेट नहीं किया गया है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी, कितना थी? तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ये प्रश्न भी काफ़ी पुराना पूछा गया है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण हैं। क्या क्या कारण देख लेते हैं। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों में कार्यान्वित किया है। प्रश्न ये है कि राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण है। तो कारण तो आप लोग को पता ही होगा कि किस प्रकार से विद्युत कंपनियां जो है लॉस में जाती है। तो यही है, उसका उत्पादन लागत से भी कम पे बेचा जाता है और कई बार उसको मुफ्त में भी दिया जाता है। संवितरण हानियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो राजस्थान। ये दिसंबर 2023 का डाटा है। राजस्थान सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है?
गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना इस क्षेत्र के इस्पात संयंत्र की तुलनात्मक सुविधा है। लौह इस्पात का क्षेत्र जो है पश्चिमी तट से आयोजित किए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि पश्चिमी तट जो है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जिससे उसकी ढुलाई में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटानगर के नज़दीक है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर में अवस्थित है। मिलान करना है, स्थान को उद्योग से मिलान करना है। बेंगलुरु में वायुयान उद्योग विकसित है। कोरबा में एल्युमिनियम के खान स्थित है। जमशेदपुर में लौह इस्पात होता है। और मलाज खंड जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में। बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फीट की होती है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो बिहार में है हाजीपुर। कौन सा रेलवे का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है? तो 12431 त्रिवेंद्रम सेंटर। का भी प्रश्न पुराना है, यह अब चेंज हो चुका है। आज अगर वर्तमान में पूछे कि सबसे अधिकतम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो याद रखेंगे विवेक एक्सप्रेस जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। पारादीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में। मार्मागुआ पत्तन स्थित है? तो गोवा में स्थित है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को प्रयागराज से। हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में है और प्रयागराज यूपी में है। इन दोनों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बनाया गया है, जो कि गंगा नदी में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा आरंभ कब किया था? तो 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष के प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 28 जनवरी 1882 को औपचारिक शुरुआत हुआ था दूरभाष का। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है विंध्याचल श्रेणी। गंगा के मैदान ये विंध्याचल श्रेणी हो गया। इसके उत्तर साइड में जब जाते हैं तो ये गंगा का प्लेन हो गया, गंगा का मैदान हो गया, गंगेटिक प्लेन हो गया। और दक्षिण में क्या हो जाता है? तो ये दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन प्लेटू हो जाता है। और ये विंध्याचल श्रेणी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरब की ओर प्रवाहित नदी है गोदावरी और कृष्णा। पूरब की ओर बहती है गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी उपनदी है, कृष्णा की भीमा नदी उपनदी है। भारत में प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र है। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त शब्दावली है रेगड़ या रेगुर मिट्टी काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित है मध्य गंगा मैदान। उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है, तो शिवालिक का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। और किस राज्य में पड़ता है? आप लोग को पता ही होगा, ये बिहार राज्य में पड़ता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है कार्डामम की पहाड़ियाँ। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है।
थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं, तो पूर्वी घाट पे नहीं उगते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है गोदावरी की। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन के संबंध वायुमंडलीय विशेषता है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना। जेट स्ट्रीम और ITCZ का खिसकने के कारण से मानसून प्रदर्शन होता है। इसके अलावा तिब्बती उच्च क्षेत्र और लाल लीना, इन सभी पर भारतीय जो मानसून है निर्भर करता है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति के लोगों को कहा जाता है मैतेई। अभी ये काफ़ी चर्चा में रहा था, मणिपुर की मध्य घाटी में अनुसूचित जाति मैतेई और वहाँ का जो क्रिश्चियन आबादी है जिसे कुकी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में आपसी विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मणिपुर की ज्योग्राफी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, इस बार प्रश्न पूछा जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है। कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से वातावरण गर्म होता है। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है लेटेराइट। मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंटों के निर्माण में होता है, लेकिन अभी वर्तमान में छोटे छोटे स्थान पे वैसे किसी प्रकार की मिट्टी से बनाए जा रहे हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ी मिलती है अन्नाईमुडी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित है नामचा बरवा। सुंदरबन क्षेत्र सघन मैंग्रोव वन है। कैगा जो है न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि होने वाली फसल गेहूं है। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण चूना पत्थर का विस्तार है। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज के मलबे का पता सुंची, सैल, भित्ती, एमिस, सॉल्फ और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। यह स्थान गोवा के तट से दूर है। सुवर्णरेखा नदी इस गांव से निकलती है। नगरी गांव से निकलती है सुवर्णरेखा नदी। गंडक नदी का अन्य नाम नारायणी भी कहा जाता है गंडक नदी को। सोना बिहार के इस जिले में पाया जाता है। जमुई जिला में सोना की खान की खोज की गई है। त्रिवेणी नहर इस नदी पे बनाई गई है। गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर बनाई गई है। माइका मिलता है कोडरमा में। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 23 मीटर है। ये सभी प्रश्न जो है आप देखिए लगातार पिछले वर्ष का ही पूछा गया है। देखिए यहाँ से 69 वाला स्टार्ट होता है और ये भी 69 का प्रश्न है, ये भी 69 का प्रश्न है, ये भी 69 का, ये भी 69 का। माइका कहाँ मिलता है? ये भी 69 का ही प्रश्न है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वो बघेलखंड है। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है अल्मोड़ा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है? 8,848.86 मीटर। स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है झारखंड में। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर हीराकुंड प्रोजेक्ट बनाया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के जिला में स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है मुख्यतः शीतकालीन महीनों में।
यह प्रवालों से निर्मित है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो प्रवाल भित्तियों से निर्माण हुआ है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी हो जाता है, और ये हिंद महासागर। चलिए, सह्याद्री भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है सह्याद्री। चलिए, इससे आगे के जो भी प्रश्न हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। भारत का जो भूगोल है इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं, तो इससे आगे वाले वीडियो को हम अगले पार्ट में देखेंगे।